कंपनी रूल से क्राउन के कंट्रोल तक, वॉर्स और एनेक्सेशन के थ्रू रेजिस्टेंस और फ्रीडम स्ट्रगल तक, यही है मॉडर्न इंडिया की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। पिछले लेक्चर में हमने कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड रेवेन्यू सेटलमेंट को कवर किया। आज हम कवर करेंगे कि कैसे कंपनी ने अपने शासन को चलाने के लिए किस किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस और उनमें किस किस प्रकार के बदलाव किए। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कंपनी के जुडिशियल, पुलिस, आर्मी और सिविल सर्विसेज को कवर करेंगे। जब ब्रिटिश साम्राज्य का आकार बढ़ा और उसके संसाधनों का नियंत्रण आवश्यक हो गया, तो एक समर्थ और प्रामाणिक प्रशासन व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी और इसी सोच से प्रभावित होकर नए इंस्टीट्यूशंस को रचा गया। सबसे पहले हम जुडिशियल सिस्टम को कवर करेंगे। 1765 में दीवानी और निजामत अधिकार मिलने के बाद भी कंपनी ने शुरुआती दौर में बंगाल में मुगल सिस्टम को कंटिन्यू रखा, जिसे हम डुअल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था में सिविल मैटर्स में व्यक्ति के धर्म के अनुसार न्याय किया जाता था, यानी कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, और क्रिमिनल मैटर्स में शरीयत, इस्लामिक लॉ के तहत। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बने, तो न्याय व्यवस्था को या न्याय व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण करने का उन्होंने फैसला लिया, जिसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य न्याय प्रशासन से भारतीयों को बाहर निकालना था। और इस तरह से 1772 में एक नए सिस्टम की बहाली हुई। नई व्यवस्था में हर जिले में दीवानी यानी कि सिविल कोर्ट और फौजदारी कोर्ट यानी कि क्रिमिनल कोर्ट, दो अदालतें बनाई गई। फौजदारी कोर्ट में मुस्लिम लॉ और शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकारी आदि निजी विषयों में मुस्लिम या हिंदू कानून को लागू किया जाता था। दीवानी अदालतों के प्रमुख यूरोपीय जिला कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे और उनकी सहायता मौलवी और पंडित करते थे। कलकत्ता में एक अपील अदालत भी बनाया गया था, जो काउंसिल के प्रेसिडेंट और दो सदस्यों के अंतर्गत था, बेसिकली गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर। फौजदारी अदालतों को एक काजी और एक मुफ्ती के अधीन रखा गया, पर उन पर भी यूरोपियन कलेक्टर का निगरानी होता था। अपील का अदालत था सदर निजामत अदालत, जो कलकत्ता में था और फिर से गवर्नर जनरल के काउंसिल के कंट्रोल में था। और अंत में इन सभी कोर्ट के आदेशों को अंतिम स्वीकृति के लिए नवाब के पास भेजा जाता था, जो सिर्फ एक दिखावा मात्र था। 1773 से लेकर 1781 के बीच दीवानी न्याय व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए, जिसका मेन एजेंडा न्याय प्रशासन से कार्यपालिका को अलग करना था। इस प्लान के तहत जो हेस्टिंग्स और न्यायाधीश एलिजा इम्फे के द्वारा लाया गया, जिला कलेक्टर को न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया। दीवानी न्याय के क्षेत्र में जिला अदालतों की जगह 6 प्रांतीय अदालत बनाए गए, जिन्हें बाद में 18 मुफस्सिल कोर्ट से रिप्लेस किया गया और जिनको यूरोपियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स प्रिसाइड करते थे, यानी कि उनके जो प्रेसिडेंट होते थे वो यूरोपियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते थे। और इसी काम के लिए उन्हें जज यानी कि जजेस, आज जो हम वर्ड जो सुनते हैं, का नाम दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बनाए गए सुप्रीम कोर्ट कुछ समय तक अपील का अदालत बना इन सभी दीवानी मामलों में, और फिर 1780 में सदर दीवानी अदालत का पुनर्गठन किया गया, जिसके न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे उनके निगरानी में।
अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव था इस सिस्टम को संस्थागत यानी कि एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना, पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम को एक ढांचे में बदलना। कोड ऑफ 1781 के तहत सभी दीवानी अदालतों के लिए विशिष्ट नियम कानून बनाए गए और सभी न्यायिक आदेश यानी कि जितने भी जजमेंट होते थे उन्हें लिखित रूप से दिया जाने लगा। इस समय कंपनी के लिए सबसे बड़ी समस्या देसी कानूनों को यानी कि जितने भी इंडिजिनस लॉज थे के भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी व्याख्याओं से था कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, किसी मौलवी ने कोई इंटरप्रिटेशन दे दिया, किसी पंडित ने कोई इंटरप्रिटेशन दे दिया। तो इसका समाधान करने के लिए हेस्टिंग्स के ऑर्डर पर 11 पंडितों की एक समिति ने 1775 में एक हिंदू विधि संहिता यानी कि डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज को तैयार किया, जिसे 1776 में एनबी हॉलहेड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर 1778 में मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता के तौर पर तैयार किया गया। कानूनों के इस मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन से अब एक पेशेवर ग्रुप का जन्म होता है, जिसे हम आज के समय में वकील यानी कि एडवोकेट्स या लॉयर्स के नाम से जानते हैं। एक बड़ा बदलाव आता है कोड ऑफ 1793 के तहत जो कॉर्नवालिस के दौरान हुआ, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन को सिविल जस्टिस से अलग किया गया। नए सिस्टम में सबसे निचले स्तर पर जिला और सिटी कोर्ट, फिर 4 प्रोविंशियल कोर्ट यानी कि जिसे प्रांतीय अदालत कहते हैं, और अंतिम में अपील के लिए सदर दीवानी अदालत का होने का प्रोविजन बनाया गया। सभी अदालतों के प्रमुख यूरोपियन जजेस थे और उनकी मदद करने के लिए नेटिव कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता था। फौजदारी व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। मुगल फौजदारी अदालत को अबॉलिश किया गया और रिप्लेस किया गया कोर्ट ऑफ सर्किट से, जिसे हेड करेंगे यूरोपियन जजेस, और अपील लाई करता था सदर निजामत अदालत। इन कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन यानी कि जो फौजदारी व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ भारतीयों पर था। ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र में थे। इस तरह कॉर्नवालिस का सारा न्यायिक सुधार बस एक ही भाषा बोलता था कि भारतीयों को पूरी तरह से व्यवस्था से दूर करना, यानी कि जुडिशियल सिस्टम से कंप्लीट एलिनेट करना। कॉर्नवालिस के इस सिस्टम को 1795 में बनारस और 1830 और 1805 में 1803 और 1805 में सीडेड एंड कन्क्वेर्ड प्रोविंसेस में लागू किया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में इस सिस्टम में थोड़ा बदलाव या एक अलग रूप देखा गया, जिसमें निचले स्तरों पर अधिक भारतीकरण यानी कि ज्यादा इंडियनाइजेशन तथा कलेक्टर को मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू कलेक्शन और कुछ जुडिशियल पावर दिए गए, क्योंकि एक ही अथॉरिटी के पास कई सारे पावर्स थे। यह व्यवस्था मद्रास में 1816 थॉमस मुनरो और 1819 में बॉम्बे में मॉन्स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन द्वारा लागू किया गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज था लॉज का कोडिफिकेशन यानी कि संहिताबद्ध करना और एक यूनिफॉर्म जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू करना, जो फाइनली अचीव हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। सबसे पहले इसी कानून ने भारतीयों के लिए न्यायिक पद खोला और कानूनों को संहिताबद्ध यानी कि कोडिफिकेशन करने के लिए एक विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया, जो मैकॉले की अध्यक्षता में बना और 1837 तक कंप्लीट हुआ। फिर
1859 में नागरिक कानून संहिता, 1860 में भारतीय दंड संहिता और 1862 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उभर कर आया। लेकिन यह बात यहाँ कहने की आवश्यकता है कि यह न्याय व्यवस्था केवल ब्रिटिश भारत में लागू होता था, यानी कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसी और उनके प्रोविंसेस में लागू होता था। प्रिंसली स्टेट्स में यह लागू नहीं था। यहाँ पर हमें एक मिक्सचर देखने को मिलता था। ऐसा नहीं था कि जो ब्रिटिश के जो लॉज थे वो कम्प्लीटली यहाँ पे लागू नहीं होते थे। जो जो ब्रिटिश रेसिडेंट्स होते थे कई बार इस चीज़ को एक्सरसाइज किया करते थे, इस चीज़ को इन्फोर्स किया कर सकते थे। लेकिन एक मिली जुली, जैसा कि अगर हम प्रेसिडेंसी में देख रहे हैं या प्रोविंसेस में देख रहे हैं तो वहाँ पे अब एक पूरा ब्रिटिशर्स का सिस्टम आ रहा है। प्रिंसली स्टेट्स में एक कॉम्बिनेशन सिस्टम चलता था और जहाँ पर जो अपील था, यानी कि जो फाइनल जो अथॉरिटी होते थे सर्वोच्च न्यायालय का जो होता था वो राजा महाराजा होते थे। तो इस तरह से पूरी न्याय व्यवस्था को डेवलप किया गया। अब चलते हैं पुलिसिंग सिस्टम की तरफ। 1765 तक बंगाल में मुगलों की पुलिस व्यवस्था थी। डिस्ट्रिक्ट्स फौजदार के कंट्रोल में, शहरों और नगरों में कोतवाल और गांव में जमींदार अपने चौकीदारों से पुलिसिंग सिस्टम को मेंटेन करते थे। 1781 में फौजदारों को रिप्लेस किया गया इंग्लिश मजिस्ट्रेट से वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर। 1793 में कॉर्नवालिस ने जमींदारों को पुलिस के काम से वंचित कर दिया, यानी कि हटा दिया, और इसकी जगह जिलों में या जिलों को थानों में बांटा गया, जहां हर थाने को दरोगा नामक एक नए अधिकारी के अंतर्गत रखा गया और उसकी नियुक्ति एवं निगरानी मजिस्ट्रेट के हाथ में होती होती थी या यूरोपियन जो मजिस्ट्रेट होते थे उनके हाथ में दिया गया। 1795 में इसे बनारस में एक्सटेंड किया गया जोनाथन डंकन द्वारा, जो वहाँ के रेसिडेंट थे, पर इसमें उन्होंने कुछ थोड़ा बदलाव किया, जहाँ दरोगा के बजाय तहसीलदारों को पुलिस के कामों के प्रभारी बनाया गया। 1802 में दरोगा सिस्टम को मद्रास और 1803 और 4 में सीडेड एंड कन्क्वेर्ड प्रोविंसेस में एक्सटेंड किया गया, पर यह व्यवस्था ज़्यादा समय तक चल न सकी और कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1807 में तहसीलदारी व्यवस्था और 1812 में दरोगा सिस्टम को फॉर्मली एंड कर दिया गया। ग्रामीण पुलिस की निगरानी कलेक्टर को सौंप दी गई, पर यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात है कि बंगाल में दरोगा को रखा गया जो अभी भी जिला मजिस्ट्रेट के निगरानी में थे। अब जरूरत महसूस होने लगा एक यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम का। एक नए मॉडल का पहला प्रयोग सिंध में किया गया 1843 में चार्ल्स नेपियर के द्वारा। इस सिस्टम में एक इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी के सुपरविजन में पूरे क्षेत्र को रखा गया। डिस्ट्रिक्ट को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक के निगरानी में, जो आईजी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के प्रति जवाबदेह थे। इस सिस्टम में निचले रैंक पर भारतीय और अधिकारी हमेशा यूरोपियन होते थे। फिर इस व्यवस्था को 1849 में पंजाब, 1853 में बॉम्बे और 1859 में लागू किया गया। हाँ, इसमें कुछ थोड़े मॉडिफिकेशन थे, सेम नहीं था, बट हर प्रेसिडेंसी के हिसाब से कुछ कुछ मॉडिफाई सिस्टम किया जाता था, बट मोर और लेस इनका स्ट्रक्चर सेम ही था। आगे चलकर 1860 में एक पुलिस कमीशन को अपॉइंट किया गया, जिसने पुलिस संस्थान को एक बेसिक स्ट्रक्चर का रूप दिया, जिसे पुलिस एक्ट ऑफ 1861 के तहत लागू किया गया। इसमें पुलिस बल का गठन प्रांतों के आधार पर यानी कि प्रोविंसेस के आधार पर किया गया, जहां इंस्पेक्टर जनरल प्रांत की सरकार के प्रति जवाबदेह थे और एसपी कलेक्टर के प्रति। इस तरह से पूरे
पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को सिविलियन अथॉरिटी के कंट्रोल में रखा गया, जहां आईजी का पद सिविल सर्वेंट्स द्वारा भरा जाता था। एसपी को रूरल पुलिस का इंचार्ज और दरोगा को सब इंस्पेक्टर बनाया गया। शुरुआत से ही इस व्यवस्था में भारतीयों को अधिकारियों के पद से दूर रखा जाता था। आगे चलकर 1902 के पुलिस आयोग ने पुलिस बल में अफसरों के पदों पर शिक्षित भारतवासियों को नियुक्त करने का प्रावधान बनाया। अब बढ़ते हैं सेना की तरफ। कंपनी की सेना का विकास भारतीय साम्राज्य के विकास के साथ एक गहरा संबंध है। यानी कि जैसे जैसे कंपनी बढ़ते गई, अपने आप को एक टेरिटोरियल पावर के तौर पर एस्टेब्लिश करते गई, वैसे वैसे कंपनी के लिए आर्मी का रिक्वायरमेंट बढ़ता गया। शुरुआत से ही क्राउन के आर्मी ऑफिसर्स और कंपनी के अथॉरिटी के बीच नोक-झोंक होना एक आम बात था और इसलिए कंपनी अपनी एक स्थायी सेना खड़ी करना चाहती थी। कंपनी ने शुरुआती दौर में भारतीय राजाओं से प्रभावित होकर अपनी सेना की भर्ती शुरू की, जिसे सिपॉय आर्मी कहा जाने लगा। एक भारतीय सेना की भर्ती की यह परंपरा सबसे पहले फ्रेंच ने 1721 में इसका शुरुआत किया था। फिर दक्षिण भारत के एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के संदर्भ में ब्रिटिशर्स ने यानी कि कंपनी ने भारतीय सेना की भर्ती शुरू की। इस सिपाही सेना को यूरोप के सैन्य मापदंडों के अनुसार प्रशिक्षित करना और अनुशासित किया जाना था, जिसे यूरोपियन ऑफिसर्स कमांड करते थे। अगर इनके रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड को अगर हम पढ़ें तो प्लेन्स में यानी कि मैदानी क्षेत्रों में कंपनी अपना रिक्रूटमेंट परमानेंट सेंटर्स के थ्रू करती थी और हिल एरिया में यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था और जो पेमेंट सिस्टम था वह घटवाली के तौर पे होता था, जो एक मुगल व्यवस्था थी जो पुराने समय से चली हुई आ रही थी। 1857 की क्रांति के बाद पील कमीशन का गठन किया गया भारत के सैनिक मामलों पर विचार के लिए। सेना पर सिविलियन अथॉरिटीज का कंट्रोल स्थापित करने के लिए 1793 के चार्टर एक्ट ने युद्ध और शांति के अंतरिम नियंत्रण पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिकार दिया था और कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया था। 1905 में सैन्य सदस्य यानी कि जो मिलिट्री मेंबर का पद को समाप्त कर दिया गया और कमांडर इन चीफ को वाइसरॉय के काउंसिल के समक्ष जवाबदेह बनाया गया। धीरे धीरे करके भारतीयों को अधिकारियों के पद पर लाने और प्रशिक्षण का सिलसिले की शुरुआत हुई, उसकी मांग उठने लगी। 1931 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इस मुद्दे पर हमें छूट देखने को मिलता है, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए किया गया था। इस तरह से आर्मी का गठन हमें देखने को मिलता है, जो पहले एक मर्सिनरी फोर्स की तरह होते थे और बाद में एक परमानेंट एक स्टैंडिंग फोर्स की तरह बनते हैं, जिसमें पहले कमांड के स्ट्रक्चर पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस को रखा जाता था, लेकिन पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से इसमें भारतीयों को भी ऑफिसर्स के पोस्ट पर लाया गया। और अब चलते हैं अंतिम टॉपिक के ऊपर, वो है इंडियन सिविल सर्विसेज के तरफ यानी कि भारतीय सिविल सेवा।
सिविल नौकरशाही का सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा था ब्रिटेन में बने नीतियों को भारत में लागू करना। आरंभ में यह एक संरक्षणदायी नौकरशाही यानी कि एक पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी थी, क्योंकि 1784 और 1793 के एक्ट ने भर्ती की जो विधि तय की थी, यानी कि भर्ती का जो मैकेनिज्म था इन सर्वेंट्स को रिक्रूट करने का, उनके अनुसार ये अधिकारी कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन या कोई एग्जामिनेशन का सिस्टम नहीं था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के इन्हें नॉमिनेट करते थे और बदले में उन्हें एक डिक्लेरेशन देना पड़ता था कि इस रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया है या किसी भी प्रकार का फेवर एक्सेप्ट नहीं किया है। लॉर्ड वेलेस्ली ने इन सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज में इसका प्रावधान किया, पर कुछ समय बाद इसे बंद किया गया और अब ट्रेनिंग लंदन में होने लगा। 1830 के दशक तक भारत में नौकरशाही की प्रशासनिक जिम्मेदारियां काफी बढ़ चुकी थी। आवश्यकता थी इंग्लैंड के उभरते मिडिल क्लास के बेहतरीन व्यक्तियों को खींचने के लिए एक प्रतियोगिता के जरिए। 1833 के एक्ट ने भर्ती की व्यवस्था में प्रतियोगिता का तत्व जोड़ दिया, पर यह कंपटीशन कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्तियों के बीच था। फिर 1853 के एक्ट ने ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत लागू किया। उसके बाद भारत के लिए सिविल अधिकारी एक परीक्षा के द्वारा भर्ती किए जाने लगे। 1858 में हेल्बरी कॉलेज, जो लंदन में था, जहां पर सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता था, फोर्ट विलियम को क्लोज करने के बाद को बंद कर दिया गया और उसके बाद सिविल सेवा आयोग इंग्लैंड में होने वाले एक वार्षिक परीक्षा के द्वारा सिविल अधिकारियों को नियुक्त करने लगा। 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा के कारण तकनीकी रूप से दरवाजे इस सेवा के लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए भारतीयों के लिए खुल गए, पर व्यवहार में अभी भी यह उनके बाहर था, क्योंकि भर्ती की परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी और इनके जो सब्जेक्ट्स जो थे, यानी कि जो सिलेबस था, वो भी आउट ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट ही था। 1870 में एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस यानी कि वैधानिक सिविल सेवा का आरंभ किया गया, जिसमें योग्य और गुणी भारतीयों को कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज के लिए नॉमिनेट किया गया। यानी कि जो अपर क्लास सिविल सर्विसेज थे, पहले उन्हें कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, और जिस सेवाओं में इस पूरे सिविल सर्विसेज में जहाँ पे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन था, उसे अनकॉन्विनेटेड सिविल सर्विसेज कहा जाता था। एक बड़ा सुधार 1892 में हुआ, एक पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज को अब इंडियन सिविल सर्विसेज का नाम दिया गया। अनकोविनेंटेड सिविल सर्विसेज को प्रोविंशियल सिविल सर्विस का नाम दिया गया। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को अबॉलिश किया गया और ये इंश्योर किया गया कि प्रोविंशियल सिविल सर्विस में प्रमोशन के थ्रू इंडियन सिविल सर्विस को भरा जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम खत्म हो चुका था। अभी भी इंडियंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे सकते थे लंदन में जाके। एक्ट ऑफ 1919 ने एक सेपरेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का प्रावधान किया, जो भारत में होना था, और इसकी पहली परीक्षा 1922 इलाहाबाद में हुआ। यानी कि एक एग्जाम एक्ट ऑफ 1919 के तहत, एक एग्जाम इंडिया में होगा और एक एग्जाम लंदन में होगा। दोनों सेपरेट होंगे, कोई साइमल्टेनियस नहीं होगा, दोनों से
सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाएगा। आजादी के बाद इस सेवा का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया गया। इस तरह से हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। किसी भी प्रश्न या डाउट को आप सभी पूछ सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।